हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे खून की कमी, कुपोषण एवं उसके उपचार के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में बतौर सह आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर अमित सचदेवा जी। डॉक्टर सचदेवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कुपोषण की अगर हम बात करें तो बहुत कन्फ्यूजन बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर पहले 2-3 दशक पहले की अगर हम बात करें तो कुपोषण का मतलब ये था कि कोई भी अगर नवजात शिशु कुपोषण का शिकार हुआ है तो वो बिल्कुल ही उसकी जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगी और वो बिल्कुल एक तरह का कंकाल जो है वो सामने नजर आएगा। पर आज के युग में और आज के सिनेरियो में अगर हम कुपोषण की बात करें तो ये बिल्कुल ही विपरीत हो गया है। इसमें अक्सर ये भी देखा गया कि जो कुपोषण का शिकार अक्सर बच्चे ओबीज हैं, मोटापे से ग्रसित हैं। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज आप सादर आमंत्रित हुए हैं। आपसे जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारा पहला रहेगा कि एक जनरल साधारण जनमानस अगर कुपोषण के बारे में समझना चाहे तो कुपोषण क्या चीज है? जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो पहले कुपोषण था, जिस स्वरूप कुपोषण की आप बात कर रहे हैं, वो उसे मरासमस कहते थे। आजकल कुपोषण पहले के बीच में कहते 2 धारी तलवार, आजकल 3 धारे, ट्रिपल बर्डन ऑफ कुपोषण कहते हैं। कैसे ट्रिपल बर्डन? पहला कुपोषण का रूप है जो आपने बताया, जिसे कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अगर इसी की बात करें तो उसमें भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वेस्टिंग मतलब उसके वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली कम है। स्टंटिंग मतलब उसकी एज के अनुसार उसकी हाइट कम है। तीसरा अंडरवेट, एज के अकॉर्डिंगली उसका वेट कम है। जो दूसरा प्रकार है कुपोषण का, जो आपने कहा ओबेसिटी और ओवरवेट, वो दूसरा टाइप का कुपोषण है। और तीसरा टाइप है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कि जो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। हमें आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, सेलेनियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, उनकी कमी। तो हम आज के युग में हम ट्रिपल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन या कुपोषण से ग्रसित हो रहे हैं। तो आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि कुपोषण एक बहुत बड़ी चेन है और इसको समझने में अगर हम कितने अंक और कितनी अगर ये कड़ियां भी बना लें अगर कुपोषण के बारे में तो वो भी कम रहेगी। पर चलिए मोटे तौर पर ये जानना आवश्यक बन जाता है। बच्चों से शुरुआत करते हैं। अगर कुपोषण है तो आपका जो डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन, वो डील करता है कि बीमारी को होने ही नहीं देना। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कई डॉक्टर्स हैं उसके ट्रीटमेंट के विकल्प ढूंढते हैं, उसको सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर हम कुपोषण की बात करें या खून की कमी बात करें तो हम कई बार इस तरह से भी देखते हैं कि शायद वॉर्म इन्फेस्टेशन है या खून की कमी के कारण कई आयरन प्रिपरेशंस हैं या कई टाइप का जो एनीमिया है उसकी हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट कराते हैं। चूंकि आप कम्युनिटी मेडिसिन एक बहुत ही दायित्व वाला विभाग है आपके पास और आप समाज में उन सभी चीज़ों को प्राथमिक लेवल पे ही आप उपचार कर देते हैं, जिसको कि प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी शिशु को कुपोषण से बचाना है तो सबसे पहले शिशु के साथ साथ उसकी माँ को क्या परहेज करना जरूरी बनता है? देखिए, जो आपने हमारे डिपार्टमेंट का नाम लिया कम्युनिटी मेडिसिन, हमारा डिपार्टमेंट का रोल ही प्रिवेंशन है। अगर हम कुपोषण या एनीमिया, आपने 2 बातें की, अगर कुपोषण और एनीमिया को प्रिवेंट करना है तो हम स्टार्टिंग से ही उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों से पहले, आपने कहा प्रेग्नेंट लेडी से भी पहले है एडोलोसेंट गर्ल। अगर एक विशियस साइकिल है, अगर एडोलोसेंट गर्ल मेल नरिश एनीमिक होगी तो वो जब माँ बनेगी तब भी वो एनीमिक होगी। माँ से जब उसका बच्चा होगा तब वो एनीमिक होगा। तो हमें राइट फ्रॉम द बर्थ से लेकर एडोलोसेंट एज से उसको प्रिवेंशन करनी है। अब क्यों करनी है? मैल न्यूट्रिशन एक कितनी समस्या है कि जो हर 70% जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, 5 साल के कम बच्चों में डेथ होती है, वो मैल न्यूट्रिशन के कारण होती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज की डेट में हम 35% जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, मतलब उनकी हाइट कम होती है। ऐसे ही 17-18% बच्चों की वेस्टिंग होती है, मतलब वेट उनके हाइट के अकॉर्डिंगली बन ही नहीं पाता। जी। ऐसे ही अंडर वेट की समस्या
एनीमिया की समस्या 50% से ऊपर हर अवस्था में, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी में हो, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में हो, बच्चों में हो, 60-77% तक एनीमिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका हमें प्रिवेंशन बर्थ पे करना पड़ेगा और उसके जरूरी है गर्भावस्था में खान पीन का ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो बच्चे के पहले 1000 दिन है, 1000 दिन कहते हैं गोल्डन टाइम है, उसमें हम देखें तो सबसे जरूरी है मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए या एनीमिया के बचने के लिए कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, और उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हुए अच्छे उसकी एज के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हुए अगर हम शुरू से प्रिवेंट करें डाइट का, तो हम मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया दोनों से बच सकते हैं। जी, चलिए, आपका सीधा सीधा ही संदेश है और सीधा सीधा ही आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अगर हम बच्चे की ग्रोथ को अगर ना इफेक्ट करें या उसको हम पहले ही शुरुआती दौर में ही अगर हम उसका जो लक्षण आंक लें और इस तरह की जो क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लें, तो बच्चे के लिए भी खास तौर पे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। और साथ ही में आपने जैसे कहा कि गर्भवती महिलाएं हैं जो, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी अनीमिया की जो जांचें होती हैं और जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो गर्भावस्था के दौरान वो भी सुदृढ़ रहें और अपने बच्चे को भी सुरक्षित रखें, तभी जो आपका आगे शिशु है वो बिल्कुल एक हिष्ट पुष्ट और एक समाज का बड़ा अच्छा निर्माता बनेगा। बच्चों के साथ साथ आप गर्भवती महिला की जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने गर्भवती महिलाओं में जो आप आयु सीमा है जो गर्भ धारण करने की, पहले ये भी देखा गया कि 18 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं उस वक्त वो परिपक्व नहीं होती और साथ ही में मानसिक एज वेल एज फिजिकली भी काफ़ी वीक रहती हैं। पर अक्सर आजकल ये भी देखा गया कि अब जो माँ की एज है मैरिज की, अब वो 18 की बल्कि कई लोग लेट 30s में और 40s में। तो क्या लेट जो आपने विवाह की जो आप डेट तय करते हैं और उसके बाद गर्भ धारण करते हैं, क्या ये भी बच्चे को इफेक्ट कर सकता है? ये तब जल्दी अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेट में तब इफेक्ट करेगा, लेकिन जब आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं करेंगे। गर्भावस्था में जितनी हमें कैलोरी या न्यूट्रिशन चाहिए वो उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, हमें 300-350 कैलोरी उससे ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब ज़्यादा अमाउंट में कहते हैं। हम कहते हैं कि डाइट ज़्यादा खानी चाहिए, पर देखा क्या गया है कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स खाना ही खाना बंद कर देती है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रोग्राम चलाए होते हैं कि आपको समय समय पे जांच करानी है, प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन ठीक रहे, इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो उससे अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखे। ऐसे ही उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर वो पूरा इम्यूनाइजेशन जो उनको प्रिवेंशन के लिए आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, डीवर्मिंग की जाती है और अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए, तो हम प्रेगनेंसी को चाहे लेट हो, हम उनसे कुपोषण या एनीमिया से बच सकते हैं। चलिए, जैसे महत्वपूर्ण स्लाइड्स आप दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जैसे गर्भवती महिला में कैल्शियम और जो आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं आपको उसका सेवन करना पड़ता है, पर अक्सर मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा की जो हमारी बहनें हैं जो गर्भ धारण करती हैं, उनको ये जो आयरन प्रिपरेशन होती है वो पैलेटेबल नहीं होती। वो खाती हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इनडायरेक्टली उनकी जो भूख है उसको और कम कर देती है। तो आपसे ये जानना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि आप डाइट के भी मास्टर माने जाते हैं, तो वो डाइट अगर कोई आयरन और कैल्शियम किसी कारणवश से अगर उसकी बॉडी उसको रिपेल कर रही है, तो ये जो आपका आहार है और जो डाइट है वो किस तरह की होनी ज़रूरी है? देखिए, कुपोषण डाइट से ही ज़्यादा हम उसको करते हैं। अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी की बात की तो आपने कहा कि ये समस्या सब में है कि आयरन की लोग कहते हैं पैलेटेबल नहीं है, उसमें कुछ ध्यान चीज़ें देखनी जरूरी है। जब आयरन ले तो खाली पेट नहीं लेना, आपने खाना खा के ही आयरन की गोली खाने के बाद लेनी। खाने के बाद हो सके तो उसके साथ विटामिन सी ऐड करें। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने आयरन की गोली ली है उसके साथ चाय नहीं पीनी, या आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट साथ नहीं लेने। आयरन और कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। कई बार अक्सर ये भी देखा कि आयरन की गोली का सेवन दूध के साथ किया जा रहा है, वो भी कैल्शियम है, वो भी नहीं करना है जी। तो दूध आयरन की गोली हम कहते हैं खाना खा के लीजिए और पानी के साथ लीजिए। आपने देखा होगा स्कूल में भी बच्चे हैं वो टीचर से गोली ले तो लेते हैं पर खाते नहीं। सरकार अपनी तरफ से करती है कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, पर बच्चे खाते नहीं हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब खानी है। अगर हम टीचर्स उनको अवेयर करें, पेरेंट्स अवेयर करें, एज ए हम अवेयर करें सब मिलके,
तो बच्चों को बताएं कि कैसे आयरन खाना है, क्या नहीं करना, और क्या उनके साथ परहेज रखने हैं। तो आयरन की गोली पैलेटेबल है। बिल्कुल सीधा सीधा आपका तात्पर्य ये है कि अगर आपकी टेक्निक ठीक है और अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि आप चीज़ तो ले ली, पर कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि टीवी में ये भी बोलते हैं आपने खाया पर लगा नहीं, तो वो टेक्निकल चीज़ समझना बहुत आवश्यक बन जाता है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर आयरन की जो हमारे खान पान में या औषधि गोली के तौर में अगर हम जिसका सेवन करते हैं, उनके साथ ये जो इंट्रैक्शंस आप बता रहे हैं, जैसे चाय आप बता रहे हैं, दूध और दूध से बना उत्पाद जो भी है, और साथ में क्रीमी आइटम्स आप बोलते हैं कि इसका सेवन लगभग 2 घंटे तक ना करें। हाँ जी। और साथ में विटामिन सी को एनहांसर बोलते हैं आपकी, विटामिन सी या नींबू पानी पी लें, या शिकंजवी या जो भी कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो और लौह की मात्रा जो खान पान में और जो गोली में उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है। देखिए जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, मोस्टली लोग आजकल वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन से हमें नॉन हीम आयरन मिलता है और नॉन वेज से हमें हीम आयरन मिलता है। तो हीम आयरन थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। वेजिटेरियन से जो डाइट से जो हमें आयरन मिला है वो थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब होता है। तो उसको एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है विटामिन सी ऐड करो किसी भी फॉर्म में, चाहे संतरा, आंवला, कीवी, किसी भी फॉर्म, स्ट्रॉबेरी, किसी भी फॉर्म में विटामिन सी ऐड करें। चाय उनके साथ ना पिए और हो सके तो स्प्राउट खाना खाएं। स्प्राउट करने से भी उसकी एब्जॉर्प्शन आयरन की बढ़ जाती है। चलिए, बहुत लंबा विषय है डॉक्टर साहब, ये कुपोषण और जो खून की कमी है और हमारे पास समय का जो अभाव रहता है, तो आज हम महत्वपूर्ण पहलू पे ही आप पे चर्चा करेंगे। जिस तरह से नवजात शिशु या जो यंग बच्चे जो आपने बताया, उनका थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपने हमारे उनके अभिभावकों को या उनकी माताओं को आप सीधा सीधा ये प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम बात करेंगे वृद्धावस्था, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण जीवन की कड़ी है और हमारे जो बुजुर्ग हैं वही हमारी नींव रखते हैं और समाज का पिलर भी उन्हीं को ही माना जाता है। तो अक्सर ये भी देखा गया कि जो आजकल हमारी जो वृद्धा पीढ़ी है, हमारे जो जितने भी वृद्ध लोग हैं या जो भी डेफिनेशन आप उसको डिफाइन करते हैं, उसमें भी अक्सर खून की कमी और कुपोषण का बहुत ज़्यादा हम देखें। कई नेग्लेक्टेड पेरेंट्स हैं और कईयों को क्रॉनिक बीमारियां जो हो गई हैं। मोटे तौर पे अगर वृद्धावस्था में खून की कमी और कुपोषण से बचना है तो किन किन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? वृद्धावस्था में अगर कुपोषण से बचना है, जैसे आपने कहा हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं जो वृद्धावस्था में मैल नरिश है, बीएमआई उनका 18.5 से कम है, या कोई ओवर वेट भी है, ओबेसिटी भी है, जब हमारा 24.9 से ऊपर हो जाता है तो ओवर वेट, या 30 से ऊपर ओबीस बीएमआई से आता है। तो उसमें हम उनको कहते हैं डाइट कंट्रोल करनी है। डाइट कैसे कंट्रोल करनी है? क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है तो थोड़ा सा डाइजेशन कम होता रहता है। हम उनको उनकी डाइट और एज के अकॉर्डिंगली उनको कैलोरी कोफिशिएंट कर उनको डाइट प्लान करना है। डाइट प्लान कैसे करना है? उनको अपनी डाइट में जो चीज़ ईजी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि सैलेड है, जैसे कि फ्रूट है, जो फाइब्रस डाइट है उनको डाइट बढ़ानी है। डाइटरी उनमें क्या होता है कि डाइटरी फाइबर मिलते हैं तो उसका डाइजेशन इजी हो जाता है। सेकंड, उनको कहना पानी 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। पानी भी डाइजेशन करने में मदद करता है। अगर हम करें कि पूरा संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन अकॉर्डिंगली हो, जो इजी डाइजेस्टेबल हो, हम कहते हैं कि उनको प्रोसेस चीज़ों से बचना है। जैसे शहरीकरण हुआ है ना, हम अपनी बेसिक रूट से हट गए। बेसिक जो हमारी जो लोकल डाइट थी, जिसमें हम साबुत अनाज खाते थे, मिलेट्स खाते थे, लेंटिल्स खाते थे। आज का पिछला साल तो ईयर ऑफ मिलेट रहा कि अब सरकार प्रचार भी कर रही है उसको। हम मिलेट्स खाते थे, आजकल हम प्रोसेस पे आ गए। तो प्रोसेस को कम रखते हुए साबुत अनाज खाएं, उसमें भी डाइटरी फाइबर ज़्यादा होते हैं, इजी डाइजेस्ट होते हैं। अपनी डाइट में अपनी जो भी प्लेट है उसमें आधी प्लेट आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होगी। कहते हैं इंद्रधनुषी प्लेट करो। जितना कलरफुल प्लेट होगी, उसमें मूली हो, खीरा हो, गाजर हो, टमाटर हो, जितनी इंद्रधनुषी प्लेट होगी उतना ही डाइटरी फाइबर ज़्यादा मिलेगा, हमें उतना ही इजी डाइजेस्ट होगा। और पानी ज़्यादा पिए जी, उससे क्या होगा? इजी डाइजेस्ट। चलिए डॉक्टर साहब, ये एक आपसे ही संदेश हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना ज़रूर चाहेंगे, वो सुनना ज़रूर चाहेंगे कि आपने बताया कि वृद्धावस्था में कई चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ख़ास तौर पर सामाजिक और पारिवारिक तनाव भी जो है वो एज के अकॉर्डिंग चलते चलते वो बढ़ जाता है। अगर आपकी बैलेंस डाइट भी होगी और अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही पर मानसिक असंतुलन है, आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो ये भी आप एक संदेश देना बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वृद्धा वर्ग है उनको सपोर्ट करना, उनकी केयर करना हमारा दायित्व बन जाता है। तो वो जो टेंशन और तनाव है और जिस तरह से जो फैमिली और जो समाज का सपोर्ट है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए हम एक ही संदेश देते हैं कि जब आप खाना खाते, एक मील आप हमेशा ऐसी रखें जो फैमिली मील रखे।
उस टाइम कोई भी गैजेट है, चाहे मोबाइल है, टीवी है, उसको अपने आप से दूर रखें। फैमिली के साथ, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें। कम से कम दिन की एक मील बुजुर्गों के साथ शेयर करें। जी। उसमें आप अच्छी बातें करें, क्या दिनचर्या डिस्कस करें, उनसे जो उनका उम्र का एक्सपीरियंस है उनसे लेने की कोशिश करें। आजकल देखा है कि टेबल पे भी आपके साथ मोबाइल पड़ा होता है, बुजुर्गों को हम बात ही नहीं करते। तो उनका मानसिक तनाव दूर करने के लिए हमें एक मील विदाउट गैजेट मील रखनी है, जी। पेरेंट्स के साथ फैमिली मील रखनी है। तो ये करेंगे तो उनकी मानसिक रहेगी। और बुजुर्गों से मेरी ये रहता है कि वो अगर रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, तो आप शाम को इवनिंग वॉक जाए, मॉर्निंग ना करें, इवनिंग वॉक जरूर करें, अपने दोस्त बनाए, उनके साथ खेलें। किसी जो भी रिलीजन के है, चाहे वो हिंदू है तो मंदिर जाए, मुस्लिम है तो मस्जिद जाए, सिख है तो गुरुद्वारा जाए, मतलब अपना रिलीजियस रखें, अपने फैमिली का टाइम स्पेंड करें। और बच्चों को मैं ये कहूँगा अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करें। जी। एक डाइट पक्का फैमिली। चलिए दर्शकों, आपके लिए सीधा सीधा संदेश है कि अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग आदमी है तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। उनके साथ आप जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो स्पेंड करें, तो वो भी एक खुराक के तौर पर वो कुपोषण से आपके जितने भी जो आपके बुजुर्ग हैं उनको बचा सकती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे आज हमें उपलब्ध हो रही है। आपने डाइट के बारे में बहुत खूब बताया और आपने ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि एक बड़ी आपने एक बड़ी जो बोलते हैं बारीकी वाली चोट जो है, ये है जो असली डाइट जो एल्डरली पेशेंट की है, वो एक सपोर्ट की है। क्योंकि अगर सपोर्ट रहेगा तो वो फिर डायरेक्टली उसको खाने का भी मन करेगा, वो चीयरफुल भी रहेगा, उसको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में उसका शरीर भी उसका काफ़ी अरसे तक स्वस्थ होकर साथ देगा। डॉक्टर साहब, डाइट के साथ साथ कुपोषण जिस तरह से आपने बच्चों में भी जिक्र किया, महिलाओं में भी जिक्र किया, अब खून की कमी भी एक तरह से कुपोषण का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। पर अक्सर ये भी देखा गया कि कई इस तरह की बीमारियां भी जैसे एज के चलते हो जाती हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर जिसे किडनी डिजीज है उसमें भी देखा गया कि खून की कमी अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा आती है। वॉर्म इन्फेस्टेशन बच्चों का मुद्दा है, पर फिर भी यंग में भी और एल्डरली में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पर जो कैल्शियम डिप्लीट होता है और साथ में विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन की जो कमी एज के चलते बीमारी के साथ होने से, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे और कैसे इसके बारे में आप अवगत कराएंगे हमारी आवाम को कि अगर कोई किडनी डिजीज से ग्रसित है या कोई अल्कोहलिक है या किसी को कैंसर या जीआई कैंसर है, ये तो किस तरह से वो अपने लक्षणों को भांपे और किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर सकता है? आपने कहा कि एनीमिया के कारण बहुत है। एनीमिया एक तो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशनल एनीमिया, उसमें हम डाइट की कमी से हम ले लेते हैं कि HB कम है, B12 कम है, फोलिक एसिड कम है। एक एनीमिया का ये रूप हुआ जो हम डाइट से ठीक कर देते हैं। दूसरा एनीमिया का अनुवांशिक हो गया कि जो अनुवांशिक रूप से चला आता है। तीसरे हेरिडिटी डिसऑर्डर या क्रोनिक डिजीज में जैसे किडनी डिजीज में होता है। चौथा होता है कि अल्कोहलिक है, उसको आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज में, तो उनको एनीमिया हो गया। डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो अपना चलेगा, अपने डाइट के अपनी बीमारी के अकॉर्डिंगली जो है वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट चलेगा। पर हमें एनीमिया ना हो या उसको सिम्टम को पहचानने के लिए पहले देखना है कि एनीमिया का सिम्टम क्या है। अगर आप बहुत सारे पेल हो रहे हैं, आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप टांगों में आपके जान नहीं है, आपको खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी वीक होती जा रही है, तो आप प्राइमरी अवस्था में अपने जब ये सिम्टम लक्षण आने लगे उसी वक्त ही टेस्ट कराएं। तो आप जितनी जल्दी पता लगाएंगे उतनी जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और तीसरा रोल रहता है डाइट मैंने कहा कि आप अगर उस टाइम फ्रूट वेजिटेबल कंजप्शन बढ़ा देते हैं, नमक का सेवन कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें डाइट, पानी अपना लिमिटेड जो आपको बॉडी के दवाइयों के अकॉर्डिंगली उतना पीते हैं, अपनी डाइट में फ्रूट वेजिटेबल, ये डाइटरी फाइबर बढ़ा देते हैं, स्प्राउट्स ले लेते हैं, साबुत अनाज लेना स्टार्ट करते हैं, ओट्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपका एनीमिया हम कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या लेना है। और सबसे जरूरी है विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी वाली भी चीज़ें ऐड कर देंगे तो आप एनीमिया से जरूर बच पाएंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो डाइट है उसमें हाई फाइबर डाइट हो और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो और फ्रूट्स हैं, लोकल जो हम खाते हैं, लोकल फॉर वोकल की जो बात है कि लोकल डाइट ज़्यादा लेनी है, प्रोसेस्ड डाइट नहीं लेनी। जितना भी प्रोसेस्ड डाइट है वो आपको कम
जो आपकी नॉन क्रोनिक कितनी भी डिजीज है उसको बढ़ाता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। आपने साबुत अनाज लेने हैं, उसमें डाइटरी फाइबर होता है और वो डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। चलिए, साबुत अनाज की जैसे आप बात करें, मिलेट्स का आजकल, सीरियल्स का, मिलेट्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है। जिस तरह से अक्सर ये देखा गया कि जीरो बजट जैसे खेती है और जिस तरह से प्राकृतिक खेती की बात होती है आजकल, और जिस तरह से हम बोलते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे भी आजकल बहुत ज़्यादा जो डिस्कशंस होती हैं। बट जैसे हम बात करते हैं ये सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चूँकि आप कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन से डील करते हैं और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, तो जिस तरह से मार्केट में जो आजकल ये सब्जियां और जो फ्रूट्स आते हैं, हम किसी को ये एडवाइस करते हैं कि आप सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स ज़्यादा लें, तो हम तो ये बोलते हैं कि वो इंसेक्टिसाइड से भरा हुआ है, उसमें मात्र स्प्रे की इतनी मात्रा है कि आप अगर अपनी कुपोषण से बचना चाहें तो कैंसर प्रोन होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ट्रीट करना है आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, अगर आपको सेवन करना है, तो किस तरह से इनके जो ये इंसेक्टिसाइड के प्रभाव उसको कम कर सकते हैं? देखिए, पहला तो कहा आपने ऑर्गेनिक, कोशिश करेगा। हमारी तो 90% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है हिमाचल की। हमारे गाँव में ही इतने कुछ लोकल फ्रूट उगता है, लोकल वेजिटेबल होती है, हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर हम अपने लोकल डाइट ही खा लें तो हम इंसेक्टिसाइड से बच सकते हैं। अगर हाँ, हम शहरों में रहते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने मार्केट से ही खरीदना है, तो कोशिश करें आप जब भी उनको पकाएं तो अच्छी तरह धो के पकाएं। जब आप उसको अच्छी तरह धो के अच्छी तरह पका के खाते हैं तो आप उनसे काफ़ी प्रभावों से इंसेक्टिसाइड से बच सकते हैं। पर हाँ, खाना जरूर है अपनी आधी डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल और रंग बिरंगी प्लेट। जी, बहुत खूब बताया आपने, सतरंगी प्लेट। सतरंगी प्लेट, ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है सुनकर कि सतरंगी है, तो डिफरेंट कलर की सब्जियां और सलाद अगर आपकी प्लेट में मौजूद हैं तो आपका शरीर भी उसमें सतरंगी बनेगा और कई बीमारियों से अपने आप को आप मुक्त कर सकते हैं, समाज को सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बच्चों की हम बात कर रहे थे कि उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, कैल्शियम और आयरन की, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि कई बार प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो बच्चों में किस किस तरह के लक्षण हैं जो भांपना बहुत ज़रूरी है और फिर तुरंत उसका उपचार अकॉर्डिंगली किया जा सकता है? सबसे अकॉर्डिंगली कि हमने बच्चों की देखने कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं, बच्चे का वजन प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं। उसके लिए बहुत सारे ग्रोथ चार्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपको आपके आंगनवाड़ी या आशा वर्कर आपको जाके घर घर चेक करते हैं हर मंथ कि आपका वजन उसके अकॉर्डिंगली, हाइट अकॉर्डिंगली बढ़ रही है कि नहीं। फिर भी अगर आपका वजन और हाइट उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रही है तो बहुत ही अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट है, उनसे पता चल जाता है कि मेल नरिश है। और उस टाइम अगर डाइटरी इंटरवेंशन कर दी जाए, मेल नरिश है, उनको बहुत सारे RUTF फूड, रेडी टू ईट थेरापेटिक फूड आते हैं। आपको कुछ बनाना नहीं है, आपने उसमें लेना है, पानी मिलाना है और बच्चे को देना है। अगर वो मेल नरिश है, उसके डॉक्टर से संपर्क करे, नहीं तो उसकी डाइट बढ़ा दे। अगर जो वो खाता है उसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दे। ऐसे ऐसे छोटी छोटी इंटरवेंशन करते रहे, अपने डॉक्टर्स, अपने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सबकी ट्रेनिंग हो रही है, उसको दे। सबसे जरूरी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने तक माँ के आहार के अलावा कुछ नहीं। एज के अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें। पहले कहते थे दाल का पानी, चावल का पानी, आजकल नहीं है। आजकल कहते हैं कि सेमी सॉलिड, जो हम खाते हैं वही बच्चे को खिलाना है। उसके साथ अगर हम नॉन वेज है तो बच्चे को अंडा दे दें, नॉन वेज दे दें, अगर नहीं है तो उनको स्प्राउट दे दें, विटामिन C दे दें, ताकि जो भी उनका रिलीजन, जो भी उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस है उनको ध्यान में रखते हुए इंटरवेंशन करें। डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें तो हम मेल नरिशमेंट से जरूरी भी दे सकते हैं। और सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं न्यूट्रिशन के। गर्भावस्था से सरकार इंसेंटिव देती है, आयरन की गोलियां देती है। फिर बच्चों को एनीमिया मुक्त भारत में इम्यूनाइजेशन के साथ साथ आयरन दिया जाता है, एडोलोसेंट में आयरन दिया जाता है। सब जगह बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसके अलावा स्कूल में जाके मिड डे मील देखेंगे, आंगनवाड़ी प्रोग्राम देखेंगे, आंगनवाड़ी में बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है, मिड डे मील में न्यूट्रिशन दिया जाता है। अगर हम उसको फोर्टिफाइड अनाजों को खाएं और पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और जहाँ पे भी आपको मेल नरिशमेंट के सिम्टम आए कि आपका वजन कम हो या आपका हाइट अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, तो आप उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर या अपने जो हेल्थ केयर वर्कर है उनसे संपर्क करें। तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज में इसका बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन होता है। चलिए, कुपोषण और अनीमिया से बचने का क्या धूम्रपान को त्यागना या मदिरापान को त्यागना, क्या ये भी आपको कुपोषण और एनीमिया से बचा सकता है? धूम्रपान और प्रदूषण न कुपोषण से भी बचाएगा, एनीमिया में बचाएगा और NCD से भी बचाएगा। जो भी NCD हैं, चाहे वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, जितनी भी NCDs हैं उनसे भी बचाएगा, क्योंकि ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल
एनीमिया से तो पक्का बचाएगा ही बचाएगा। तो डॉक्टर अमित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कुपोषण और अनीमिया से संबंधित आपने आज हमारे दर्शकों को प्रदान की। समय का अभाव है, आज हम इसी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर अमित सचदेवा जी। इनकी दी हुई जानकारी उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।